हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सत्या क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है सॉलिड स्टेट। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो मैंने इसमें पिक किए हैं। मतलब अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपके सारे टॉपिक से एमसीक्यूज आपके कवर हो जाएंगे। साथ ही आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से जो है वो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं हम वो करने वाले हैं। आप चाहो तो क्वेश्चन को आप पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, वरना आप मेरे साथ भी आप जो है वो देखते चले जाओ तो आपको जो है समझ में आते हुए चला जाएगा। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अमॉर्फस सॉलिड इज इनकरेक्ट। मतलब आपको इसमें ध्यान देना है कि आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा है या फिर करेक्ट पूछ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं। कभी वो इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लेते हैं या फिर नॉट को वो पढ़ना भूल जाते हैं। तो इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जब भी आप पेपर सॉल्व करते हो ना तो इन चीज़ों को आप आराम से अंडरलाइन कर लेना पहले ही, क्योंकि आपको इसमें इनकरेक्ट बताना है। तो अब आप जब एनसीईआरटी में जाओगे ना तो वहां पर आपको अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है। उस जो भी आपका टेबल बना हुआ है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो आपके आइसोट्रॉपिक होते हैं और जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो आपके एनआइसोट्रॉपिक होते हैं। मतलब अमॉर्फस सॉलिड कैसे होते हैं? आइसोट्रॉपिक होते हैं। आप जब इसमें पढ़ोगे तो दे मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल ये सही बात कह रहा है। दे आर एनआइसोट्रॉपिक नहीं। अगर हम बात करते हैं अमॉर्फस सॉलिड के बारे में तो अमॉर्फस सॉलिड जो होता है वो आइसोट्रॉपिक हो गया। तो आपको यहाँ पर क्या हो गया? इनकरेक्ट मिल गया। तो ये जो पूरा का पूरा जो टेबल है ना, जो डिफरेंस है अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में डिफरेंस, इसको आपको 100% अच्छे से करके जाना है, क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम प्रेजेंट इन अ सिंपल क्यूबिक। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे किसके लिए पूछ रहा है? सिंपल क्यूबिक। लेकिन मैं आपको सभी के बारे में बता देता हूं ताकि अगर आपसे कुछ और भी पूछता है ना तो भी आप आसानी से कर पाओगे। तो हमारे पास जो है 3 यूनिट सेल हैं जिनको आपको अच्छे से याद करके रखना है। एक तो होता है सिंपल क्यूबिक, एक होता है आपका कौन सा? फोर्स सेंटर क्यूबिक, और एक होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक। इनके जितने भी कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड है आपस उसकी परसेंटेज को आपको याद रखना है, क्योंकि नॉर्मली होता है छोटा ही होता है। जैसे सिंपल क्यूबिक का कितना होता है? 52.4%। एफसीसी की बात करोगे तो इसका होता है 74%, और बीसीसी का जो होता है वो आपका होता है कितना? 68%। इस हिसाब से अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, किसी का भी वॉल्यूम पूछा जाएगा ना, तो आप आसानी से यहां पर बता सकते हो। लेकिन अब इसके ऑप्शन में देखोगे कि ऐसे तो हमसे पूछा नहीं है कि आखिर ये क्या है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम इसे सॉल्व करते हैं ना तो एनसीईआरटी में वहां दिया हुआ है कि अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो अगर आप π/6 को सॉल्व करते हो तो आपकी जो वैल्यू है ना वो 52.4 के आसपास जो है वो आपको देखने को मिलती है। तो यहां से आप इसे कह सकते हो कि हाँ भाई सिंपल क्यूबिक का जो है आपका ना कितना आने वाला है? π/6 आप आसानी से लगा सकते हो। तो सेकंड का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, दैट इज π/6। फर्स्ट में भी जो है आंसर वही है आपका एनआइसोट्रॉपिक। ठीक है, फिर थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमॉर्फस सॉलिड। तो यहाँ पे आपके एग्जांपल्स आ गए। तो आप उसी जो टेबल दिया हुआ है उसके नीचे जो है ना, आप जब सेकंड पेज में जाओगे तो वहाँ पे बिल्कुल ऊपर में लिखा हुआ है अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। जितने भी एग्जांपल है आपको उसे अच्छे से लर्न कर लेना। आपको बहुत ही आसानी से, मतलब जो भी चीज़ है ना अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर पाओगे। कैसे भी एमसीक्यूज पूछेगा तो आप आसानी से कर पाओगे। तो इसमें सिंपल है, अमॉर्फस सॉलिड जो होता है अगर आप वहाँ पर जाकर के देखते हो तो वहाँ पर लिखा होता है कि जो ग्लास है ना वो आपका कैसा है? एक अमॉर्फस सॉलिड कहलाता है। तो हम यहां से कह सकते हैं जो क्वार्ट्ज ग्लास है वो आपका कैसा है? एक अमॉर्फस सॉलिड है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं कि एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ऑफ क्रोमियम मेटल इज 287 पिकोमीटर। बीसीसी अरेंजमेंट है, आपको इसका रेडियस बताना है। तो आपको इसको बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ चीजें आपको जो है वो लर्न होनी चाहिए, जैसे कि रिलेशन। जैसे एक क्या था? बीसीसी, एक था एफसीसी, एक था सिंपल क्यूबिक। अगर हम बीसीसी के रिलेशन की बात करें कि ए और आर में क्या रिलेशन होता है, तो बीसीसी के अंदर जो होता है आपका क्या होता है? √3a = 4r। और ऐसे ही अगर एफसीसी की बात करो तो यहां पर होता है √2a = 4r, और सिंपल क्यूबिक में जो होता है a = कितना होता है आपका? 2r के बराबर हमें देखने को मिलता है। तो हमें बीसीसी कह रहा है तो बीसीसी का फॉर्मूला क्या है? √3a = 4r। यहाँ पे वैल्यू किसकी दी हुई है? एज लेंथ। एज लेंथ का मतलब है आपको a की वैल्यू गिवन है, तो a की वैल्यू गिवन है और आपसे पूछा है रेडियस, तो यहाँ से आप r की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। जैसे आप √3a = 4r करोगे यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी। एक बार आप खुद जरूर से निकाल के देखें। तो अगर हम बात करें, अगर पूरा सबसे सॉल्व करोगे ना तो इसका आंसर आपका
124.27 पिकोमीटर आपका निकल के आ जाएगा। तो सीधा आपको फॉर्मूला यूज करना था और सीधा आपको आसानी से निकल जाएगा। √3a = 4r। अगर एफसीसी कहता तो हम √2a = 4r लगा देते, और सिंपल क्यूबिक में तो सिंपल है a = 2r। ओके, इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इन चारों को आपको पढ़ना है और आपको बताना है कि कौन सा सॉलिड की प्रॉपर्टीज नहीं है। एक एक करके हम पढ़ते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीक। ये तो साफ साफ गलत लग रहा है, क्योंकि वीक तो क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर कोई एक मॉलिक्यूल है, यहाँ एक मॉलिक्यूल है, अगर इनमें फोर्स स्ट्रांग होगा तभी ये पास में रहेंगे। अगर इसमें फोर्स वीक होगा तब तो ये फिर दूर दूर चले जाएंगे। अगर दूर चले जाएंगे तो ये लिक्विड या गैस फॉर्म में हो जाएगा। तो सॉलिड के लिए जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो आपके स्ट्रांग होने चाहिए। तो पहला तो गलत हो गया। नेक्स्ट भी हम पढ़ लेते हैं कि इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्ट, बिल्कुल छोटे होंगे। अगर छोटे होंगे डिस्टेंस तभी क्या होंगे, वो बिल्कुल सॉलिड में रहेंगे। इनके जो पार्टिकल की पोजीशन है फिक्स है, ऑफकोर्स फिक्स रहेगी तभी सॉलिड है। और सॉलिड ऑसिलेट, अब वो अपने मीन पोजीशन पे ऑसिलेट करते हैं, ये भी बात सही है। तो इसका सिंपल आंसर आ जाएगा ए, कि ये जो है बात गलत कह रहा है, क्योंकि यहां से पूछ रहा है नॉट पूछ रहा है, यस नहीं पूछ रहा कि कौन सा प्रॉपर्टीज है, नहीं पूछ रहा कि कौन सा प्रॉपर्टीज नहीं है। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि पी टाइप सेमीकंडक्टर आर फॉर्म्ड व्हेन सेलेनियम या फिर जर्मेनियम को हम किसके साथ डोप करेंगे ताकि हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर बने। तो हमारे पास दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। आपको सिंपल याद रखना है, पी मतलब पॉजिटिव, एन मतलब नेगेटिव। और नेगेटिव क्या कौन से होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसमें जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो तो होगा आपका एन टाइप, और जिसमें आपके जितने ज़्यादा होल रहेंगे वो आपके होंगे पी टाइप। तो आपको जैसे आप ये मान लो, जैसे ये तो है कार्बन फैमिली हो गई, तो अगर ये हो गई जो है 15, ये 14 और ये जो आपका ग्रुप नंबर 13। तो अगर ग्रुप 13 को हम ग्रुप 14 से मिक्स करते हैं तब तो आपका कौन सा बनता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर 15 को मिक्स करते हैं तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता है, जिससे कि क्या होता है, आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अगर हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो हम 13 वाले को मिक्स कर देंगे, तो ग्रुप 13 एलिमेंट को मिक्स करने पे आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन एलिमेंट विद एटॉमिक मास गिवन है, बीसीसी स्ट्रक्चर कह रहा है, एज लेंथ दिया हुआ है 400 पिकोमीटर और आपको डेंसिटी बताना है। मतलब आप ये मान लीजिए कि ये क्वेश्चन तो आपका 90% चांस होते हैं कि आपसे पूछ लिया जाता है। एक फॉर्मूला है इस चैप्टर में आपका, क्या कौन सा फॉर्मूला है, ρ = ZM अपॉन में A³ इंटू में एन ए यहाँ पर क्या है, एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे आपको जेड की वैल्यू पता होनी चाहिए कि आखिर जेड की वैल्यू क्या है। तो जैसे बीसीसी है तो बीसीसी के लिए जेड की वैल्यू जो होती है आपकी कितनी होती है, 2। ये भी चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि किसके लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, बीसीसी के लिए होती है 2। और यही अगर आपसे एफसीसी कहता तो इसके लिए जो है आपका जेड की वैल्यू हो जाती 4, और सिंपल क्यूबिक कहता तो इसके लिए जेड की वैल्यू हो जाती 1। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि बीसीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, एफसीसी के लिए और सिंपल क्यूबिक के लिए। तो यहाँ पे क्या सिंपल आ गया, हमें जेड की वैल्यू हमें पता है 2, यहाँ पे हमें मास गिवन है 100, एज लेंथ दिया हुआ है 400 पिकोमीटर। तो अब आप यहाँ पे देखोगे ना तो ये सेंटीमीटर में ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप इस पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे। आप इन तीनों वैल्यू को, और ये एन ए की वैल्यू तो आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23, ये चारों वैल्यू आपको पता चल गई। जैसे आप चारों वैल्यू को पुट करोगे आपका आंसर जो है वो कैलकुलेट जैसे करोगे तो आपका जो है आंसर जो है वो आपका निकल के यहाँ पर आ जाएगा। तो आप इसे आसानी से आप इसे जाकर के सॉल्व कर सकते हो। एक बार सॉल्व करके जरूर देखना, 5.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर निकलने वाला है। ठीक है, इसके बाद आपके अगले टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते हैं थोड़े डिफेक्ट से। डिफेक्ट मतलब देखते हैं हम क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल डज नॉट एग्जिबिट फ्रैंकल डिफेक्ट। सबसे पहले दो डिफेक्ट आपको पता होने चाहिए, एक होता है फ्रैंकल डिफेक्ट, एक होता है स्कॉटकी डिफेक्ट। तो आपको दोनों डिफेक्ट के आपको एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम्पल्स आखिर कौन कौन से हैं। हम सबसे पहले डिफरेंस देख लेते हैं कि फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है और आपका स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है, क्योंकि ज़्यादातर यही दोनों डिफेक्ट जो है हमसे पूछे जाते हैं। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि अगर कोई एक केटायन है और कोई एक एनायन है तो केटायन एनायन के जो साइज का डिफरेंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है किसके अंदर, फ्रैंकल डिफेक्ट में। भले अगर इसको अगर केटायन का साइज बहुत ज़्यादा है
तो एनायन का साइज बहुत ज़्यादा छोटा होगा। लेकिन स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है, आपका केटायन और एनायन की साइज जो होता है वो लगभग इक्वल के बराबर होती है, मतलब सिमिलर ही होती है, तो हम कह देते हैं वो आपका हो जाता है स्कॉटकी डिफेक्ट। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में एनसीईआरटी में भी आप जाओगे वहाँ भी एग्जाम्पल है, मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रैंकल डिफेक्ट की हम बात करते हैं, जैसे जेडएनएस हो गया, जेडएनएस के बाद हो गया आपका एजीसीएल हो गया, एजीसीएल के बाद एजीबीआर, ये सारे जो है ना वो फ्रैंकल डिफेक्ट के एग्जाम्पल। एजीबीआर के बाद आप इसमें एजीआई लिख सकते हो, ये भी आपके जो है किसके होते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट के। और यही अगर आप स्कॉटकी डिफेक्ट में जाते हैं तो यहाँ पर आपका कौन कौन सा आ जाता है, आप देखोगे तो NaCl हो गया, NaCl के बाद आप KCl लिख सकते हो, KCl के साथ आप CHCl हो गया, और AgBr, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप AgBr को देखोगे ना तो ये दोनों के अंदर है, मतलब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट दोनों देखने को मिलता है, तो वो कौन सा है, AgBr। लेकिन इसमें हमें क्या पूछ रहा है, डज नॉट एग्जिबिट फ्रैंकल डिफेक्ट। तो जैसे AgBr है ये तो शो कर रहा है, AgCl ये भी आपका फ्रैंकल शो कर रहा है, KBr जो हो गया ये आपका जो है इसमें नहीं है, KBr जो आपका इसके अंदर आ जाएगा, ZNS जो है वो आपका फ्रैंकल डिफेक्ट को शो कर रहा है। तो KBr जी जो है वो आपका ऐसा है जो कि आपका क्या कर रहा है, फ्रैंकल डिफेक्ट को शो नहीं कर रहा है। बाकी AgBr, AgCl और ZNS ये तीनों के तीनों फ्रैंकल डिफेक्ट को शो कर रहे हैं, तो हम कह देंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, C ऑप्शन, दैट इज KBr। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आ रहा है, वीडियो को आपको लाइक कर सकते हो अगर आपको पसंद आ रहा है तो। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि इन विच पेयर मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग इज प्रेजेंट, कि किसके अंदर ज़्यादा एफिशिएंट पैकिंग रहती है। तो मैंने अभी आपको सेकंड क्वेश्चन के में आपको मैंने बताया था कि पैकिंग के बारे में, जैसे FCC की 74%, BCC की 68%, तो आप वहाँ देखोगे कि FCC जो है उसकी सबसे ज़्यादा पैकिंग होती है 74%, और FCC का ही दूसरा नाम जो है वो आप CCP भी आप मुझसे कह सकते हैं, मतलब FCC को आप CCP कह सकते हैं। अगर कहीं CCP लिखा हुआ है ना तो पूरा का पूरा आप उसे FCC मान सकते हैं, मतलब इसकी कितनी होती है 74%। एक होता ही है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की भी मैक्सिमम होती है और उसकी भी सेम होती है, दैट इज 74%। तो इसमें आपका ऑप्शन है HCP और CCP, इन दोनों में सबसे ज्यादा मैक्सिमम एफिशिएंट दैट इज दोनों के अंदर 74% जो है आपकी पैकिंग एफिशिएंसी देखने को मिलती है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है कि स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है। तो स्कॉटकी डिफेक्ट आप इसे याद कर सकते हो शॉट से, कि अगर हम किसी भी चीज़ को, जैसे बॉल को हमने शॉट मारा तो क्या होता है कि बॉल यहाँ से बिल्कुल ग्राउंड से निकल करके चला जाता है। अगर हम तेज शॉट मारा तो बिल्कुल निकल के चला जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा। इससे क्या होता है कि अंदर जो है वो कुछ जगह जो है वो खाली बच जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे कि सम लैटिस साइट आर वैकेंट, कि जैसे मान लो ये आपके लैटिस है, इस तरह से आपके केटायन एनायन जो है वो फिलअप है, तो इस केटायन एनायन में से कुछ जगह जो है जैसे हमने शॉट मारा तो कुछ जगह जो है वो खाली हो गई। मान लो ये केटायन और एक एनायन दोनों जगह जो है वो खाली होकर के यहाँ से चले गए। तो अगर ये दोनों खाली हो जाएंगे मतलब हम कह सकते हैं कि इसकी जो लैटिस साइट है ना वो खाली रह गई, वैकेंट रह गई। तो हम इसमें आसानी से हम कह सकते हैं कि कुछ जो इसकी लैटिस साइट होती है स्कॉटकी डिफेक्ट में वो वैकेंट रह जाती है। और इसके दूसरे ऑप्शन को भी पढ़ते हो आप तो यहाँ पे लिखा हुआ एन आयन मूव्स टू इंटरस्टिशियल पोजीशन, ऐसा नहीं होता, वो तो बाहर ही चला जाता है। इलेक्ट्रॉन आर ट्रैप्ड, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रैप करने जैसी कोई बात भी नहीं होती है। सम एक्स्ट्रा केटायंस आर प्रेजेंट, ऐसी भी कोई बात नहीं है। सीधा क्या होता है कि केटायन एनायन जो होते हैं ना उस सेल से बाहर ही चले जाते हैं। कोई भी कंपाउंड है तो उससे एक केटायन एक एनायन या फिर दो केटायन दो एनायन इक्वल नंबर में केटायन एनायन जो होते हैं वो बाहर चले जाते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट में, इसीलिए वहां पर जो है वो खाली जगह बच जाता है, मतलब हम कह देते हैं कि वहां पर वैकेंट बच जाता है। तो 10 का सिंपल आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट ऑफ बीसीसी। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बीसीसी, एफसीसी और सिंपल क्यूबिक। इसको मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसके अंदर कितने यूनिट सेल होते हैं। यूनिट सेल मतलब जेड ही आपका यूनिट सेल होता है। तो बीसीसी में मैंने कितने बताए थे कि बीसीसी में आपके कितने होते हैं, 2 यूनिट सेल आपको देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ पर से कह सकते हो कि आपका जो है यहाँ पर जो है बी आंसर जो है आपको देखने को मिल जाएगा कि 11 का जो है आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। अगर आप ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को देखते हो तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से प्लेन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। फिर इसके नीचे एक और लेयर रहता है, वो भी आपके जो प्लेन रहते हैं, लेकिन बीच में ना कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। इसी के कारण क्या होता है कि ग्रेफाइट के अंदर जो है हम आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा सकते हैं। तो इसके अंदर किसके कारण हो रहा है, इनके कारण नहीं, इसके अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो तो आपस में बिल्कुल बाउंड है, उन्हें कोई
दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन फंसे हुए रहते हैं ना, ये मूव करते हैं। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है? फ्रीली वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कोई लोन पेयर नहीं, कैटायन नहीं, एनायन नहीं, ये फ्रीली वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो कि पाए जाते हैं। तो इनके ही मूवमेंट से क्या होता है कि ग्रेफाइट एक तरह से कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का काम करने लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, द परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन द बॉडी सेंटर क्यूबिक अरेंजमेंट। अब आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर कई सारे क्या कर देंगे, जैसे ही देखेंगे कि हाँ भाई काम से पूछा है बॉडी सेंटर क्यूबिक, तो बॉडी सेंटर क्यूबिक की एफिशिएंसी कितनी होती है आपकी, होती है कितनी, आप मान लो 68%, 68% एफिशिएंसी होती है, तो वो 68% से लगा देगा। लेकिन ये जो है वो आपका हो जाएगा आंसर गलत। क्यों? क्योंकि ये आपसे पूछ रहा है एम्प्टी स्पेस ना कि भरा हुआ। 68 तो क्या है, 68% क्या हुआ है, भरा हुआ है। तो खाली कितना बचा, तो खाली बचा 100 माइनस 68 दैट इज 32। तो इसका आंसर 68 नहीं बल्कि 32 आएगा। क्या आपसे पूछ रहा है एम्प्टी स्पेस, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि एम्प्टी स्पेस पूछ रहा है या फिर कितना उसमें वॉल्यूम भरा हुआ है वो पूछ रहा है। अगर वॉल्यूम पूछेगा तो 68% बीसीसी के अंदर, अगर खाली पूछ लिया तो 100 माइनस 68 कर दो। ऐसे अगर एफसीसी के लिए पूछता है तो उसमें आप क्या कर दोगे, 100 माइनस 74 कर दोगे, तो उसका आंसर आपका 26 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इससे आपको जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की सारी बातें पता चल जाएगी। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा ना आप आसानी से कर पाओगे। पहली बात तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है ए बी टाइप, ए बी मतलब अगर यहाँ पर जो है आपके मतलब इस तरह से ए बी लेयर जो है वो अलग अलग लेयर होते हैं। अगर ए लेयर किसी एक तरह का है तो दूसरा लेयर जो होता है वो अलग तरह का होता है, फिर ए लेयर वही सेम जो कि ए का था, फिर बी का जो है आपका अलग, ऐसे लेयर जो है वो इसमें बनने को देखने मिलते हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको ध्यान रखना है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 12 होता है। तो ये तो 100% करेक्ट है। इसकी पैकेजिंग एफिशिएंसी हमने पिछले देखा था कि HCP और CCP दोनों की कितनी होती है, 74%। तो ये भी बात सही है कि इसकी 74% पैकिंग होती है। नेक्स्ट पूछ रहा है, क्या कह रहा है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ द सेकंड लेयर आर कवर्ड बाय द स्फीयर ऑफ थर्ड लेयर। ये भी ठीक है। इन द अरेंजमेंट स्फीयर ऑफ फोर्थ लेयर आर एग्जैक्टली अलाइंड विद दोज ऑफ फर्स्ट। मतलब इसका कहना है कि मान लो हमने इसकी नंबरिंग कर दी 1 2 3 4, तो ये कह रहा है कि जैसा 4 रहेगा ना दिखने में वैसा ही ए रहेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि बी का जो है स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है, ए का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है, इसलिए दोनों के लेयर में डिफरेंस होते हैं, ये सेम नहीं होते। इस वजह से हम कह देंगे कि ये जो बात है ये गलत है और ऊपर की 3 बातें बिल्कुल सही इन्होंने कह रखी। इस वजह से 14 का आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी। तो बीसीसी का कोऑर्डिनेशन, क्योंकि इसमें ना ज़्यादातर थोड़ा याद करना है, जो नंबरिंग है ना इसमें यही चीज़ें थोड़ी सी याद करनी होती है। अगर आपको ये सारी नंबरिंग याद है तो आप समझ लो कि ये चैप्टर आपके मक्खन की तरह निकल जाने वाला है, ठीक है ना। तो बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8। तो सिंपल हम आंसर लगा देंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 8 हो गया। अगर एफसीसी की बात करता या सीसीपी की बात करता तो वहां पर हम कितना लगाते, 12, लेकिन बीसीसी में कितना होता है, 8। ओके, नेक्स्ट ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, अगर आप इन क्वेश्चन को कर पाते हो तो आप ये मानो कि अगर आने वाले एग्जाम नीट या जेई भी अगर आप देते हो तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि नीट जेई में आजकल इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वो जो ऊपर वाले क्वेश्चन है तो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन भी आपको करवा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, एफसीसी अरेंजमेंट है, ठीक है, जिसका कैटायन जो है एक्स है, जो 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड करता है, और जो बाई है वो 1/3 करता है किसके, टेट्राहेड्रल वॉइड के। और उस ऑक्साइड का फॉर्मूला बताना है। जैसे ही आपको आ जाए ना इस तरह के क्वेश्चन, आपको एक ही काम करना है, सबसे पहले हम लिख देंगे एक्स, बाई और ओ, क्योंकि हमारे पास यही 3 चीज़ है, एक ऑक्साइड है, एक कंपाउंड एक्स है और एक आपका क्या है, बाई है। अब क्या करोगे, जैसे कहेगा मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ एफसीसी, तो आपको कुछ नहीं करना, मतलब ऑक्साइड आप मान लोगे कि मान लो ऑक्साइड के अंदर कितने एटम है, जेड हमने मान लिया कि हमारा भाई कितने हैं, जेड है, हमें नहीं पता। अगर आपको याद भी नहीं है ना कितने हैं तब भी आप इसे आसानी से कर सकते हो। इसके अंदर कितने होगा, जेड, एक्स जो है वो 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड हमेशा जेड के डबल रहता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बिल्कुल सेम रहता है। मतलब अगर जेड है तो जेड ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड जो होते हैं वो जेड से हमेशा डबल होता है, जितने भी आइटम रहेंगे उससे डबल होगा। तो जैसे कि इसमें कहता है 1/3, तो 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, सिंपल जेड। ऐसे बाई की बात कर रहा है तो 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 1/3
थर्ड ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं 2z। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2z क्योंकि वो क्या डबल हो जाएगा। टेट्राहेड्रल वॉइड जो होते हैं वो डबल हो जाते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड सेम होते हैं। अब आप इसे सॉल्व कर लोगे, जैसे हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, जैसे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे ये 3 कैंसिल हो जाएगा और इसमें 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब आप देखोगे यहाँ बच गया z, यहाँ 2z और यहाँ 3z, मतलब x तो हो गया 1 और y आपका आ गया 2 और o जो है वो आपका आ गया 3। अब इसमें देख लो, इसमें x में मतलब 1 हो गया, y में आपका 2 हो गया और o में आपका 3 हो गया, मतलब x बाई 2 O3। तो इसका सिंपल आंसर हो गया D। इस तरह से इन क्वेश्चंस को करने होते हैं, बहुत ही ईजी होते हैं। अगर एक बार मतलब आप थोड़ी भी प्रैक्टिस कर लेते हो ना 3-4 क्वेश्चन की, आप बिल्कुल आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इसी टाइप का कि एटम ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म HCP लैटिस एंड दोज ऑफ एटम ए जो है वो 2/3 है टेट्राहेड्रल वॉइड का। तो सिंपल हमने क्या करेंगे, एक हमने लिखा बी, एक हमने लिखा ए। बी में हमें नहीं पता कितने एटम है, हमने सिंपल लिख दिया भैया कितने हैं जेड है। ए क्या है 2/3 है किसी टेट्राहेड्रल वॉइड, 2/3 ऑफ 2 टाइम्स ऑफ जेड। अगर बी जेड है तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे 2z, तो हमने 2z कर दिया। दोनों का हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, जिससे कि चीज़ें कैंसिल हो जाएगी। 3 से 3 गया तो ये जो है आपका कितना बच गया, अगर हमने 3 से 3 आपका कट गया तो ये तो आपका बच गया 2 2 जा 4z, तो ये हो गया आपका 4z और ये है आपका 3z, मतलब b का 3 और a का 4। ऐसा देख लो कि b का 3 और a का 4 कहाँ है, तो b का 3 और a का सॉरी b का 3 a का 4, हाँ यही है। तो a का 4 और b का 3, तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा 17 का a, दैट इज a का 4 और b का 3। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इसे आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट आता है नेम द डिफेक्ट नोटिस्ड व्हेन द सॉलिड इज हीटेड, कि जब हम सॉलिड को ना हीट करते हैं तो कौन सा डिफेक्ट देखने को मिलता है। तो आप ध्यान रखोगे अगर किसी भी चीज़ को आप हीट करोगे तो उसके जो एटम होते हैं वहाँ से भागने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वहाँ से भागने लगते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी जगह से भाग जाता है तो क्या होता है वहाँ पे खाली जगह बच जाएगा। तो खाली जगह बच गया मतलब क्या हो गया वैकेंट बच गया। वैकेंट का सिंपल मतलब हो जाता है वैकेंसी डिफेक्ट। इसमें तो सोचना ही नहीं है कि भाई सिंपल सॉलिड को हीट करेंगे तो चीज़ें वो खाली हो ही जाएगी, इलेक्ट्रॉन वहाँ से चला गया, कोई एटम जो है वहाँ से गायब हो गया, तो क्या हो गया बहुत जगह तो खाली हो गई ना, तो सिंपल हो जाता है आपका वैकेंसी डिफेक्ट। नेक्स्ट आता है द पॉइंट डिफेक्ट नोटिस व्हेन AgCl इज डॉक्ड विद CdCl2। ये इस टाइप का जो है ये भी एक वैकेंसी होती है कि AgCl में जब हम थोड़ा सा CdCl2 डाल देते हैं ना, तो यहाँ पर क्या है Ag के पास प्लस चार्ज है और Cd के पास 2 प्लस चार्ज है। इससे क्या होता है कि 2 Ag बाहर चला जाता है और 1 Cd अंदर आता है ताकि चार्ज जो है वो बैलेंस रहे। इस तरह के अगर आप बात करोगे हम इसे क्या कहते हैं, तो इस तरह को हम कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट, कि कुछ हमने इम्प्योरिटी डाल दी किसकी CdCl2 की, तो इससे कि क्या हो गया आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट हो गया। फ्रैंकल को तो हमने पढ़ाया था, वैकेंसी भी नहीं है और ये मेटल एक्सिस नहीं है, ये सिंपल है नॉर्मल है। आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट इस तरह का होता है जबकि क्या करता है कि Ag के 2 मॉलिक्यूल निकलेंगे और ऐसे Cd का 1 मॉलिक्यूल आ जाएगा ताकि आयन जो है वो बैलेंस हो, मतलब Ag के ऊपर भी जो 2 चार्ज था वो 2 प्लस बाहर जाएगा, Cd के 2 प्लस अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह कहते हैं कि हमने इम्प्योरिटी डाल दी, कुछ अलग चीज़ हमने डाल दिया, तो वो आपका हो जाता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये थे अब तक के सारे क्वेश्चन। इससे बाहर ना बहुत ही कम क्वेश्चन जो है अगर रेयर ही आ जाए, मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आप एग्जाम देने जाओगे ना देखोगे कि यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, खास करके इस चैप्टर से। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये आपको खुद ही करने हैं, डू योरसेल्फ, ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई जो भी अब तक हमने पढ़ा या जो भी आपको ने सीख रखा है पहले भी या किसी से भी सीखा हो, तो आप इन क्वेश्चन को एक बार खुद ही जवाब दो। अगर आपका मन करे तो आप इनको कमेंट में भी जवाब दे सकते हो, वरना आप जो है अपने मन में भी कि हाँ भाई ठीक है ये रहा, और आप एक बार जा करके जो भी आपने नोट्स बनाए हो या फिर आप NCERT जा करके इन्हें मैच करोगे। जब आप इस तरह से करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ये मान लो कि अगर इनके टॉपिक भी अगर आप पढ़ते हो ना तो वहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो इनको एक बार आपको जरूर से जरूर कर लेना है। तो ये थी आज की, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।